Hello friends, in this video we will talk about Matthew Arnold, one of the famous writer of Victorian age. We are discussing the writers of Victorian age. Let's start about Matthew Arnold. He was born in 1822 and he was died in 1888. Let's talk about his life. ही वर्क एज ए प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर की तरह काम कर रहे थे, प्रोफेसर थे, एंड आल्सो एज ए स्कूल इंस्पेक्टर। तो स्कूल इंस्पेक्टर और प्रोफेसर दोनों ही पोस्ट पे वो थे। द मेजर थीम ही एड्रेसेस इज़ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। तो जो मेजर थीम इनकी राइटिंग्स में हम देखेंगे वो था लोनलीनेस, अकेलापन, आइसोलेशन, इनका मेन थीम था। एंड ही टॉक्ड अबाउट क्लासिकल आइडियाज़, तो क्लासिकल आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे थे, एंड कैरेक्टर्स इन क्लासिकल लिटरेचर। एंड ही वॉज क्लासिफाइड एज ए सेज राइटर। उन्हें सेज राइटर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? सेज राइटर इज़ द वन हु इंस्ट्रक्ट राइटर्स ऑन सोशल इश्यूज़। तो सेज राइटर वो राइटर होते हैं जो इंस्ट्रक्ट करते हैं अदर राइटर्स को सोशल इश्यूज़ पे, जो सोसाइटी में इश्यूज चल रहे होते हैं उनके ऊपर। इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पोएम्स एंड एसेज ही एड्रेस सम और अदर सोशल इश्यूज। तो मोस्टली वो अपने जितनी भी राइटिंग्स है उनकी वो कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज़ पे ही बात कर रहे हैं अपनी सारी राइटिंग्स में। ही टॉक अबाउट द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। तो उन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन के ड्रॉबैक्स है, हम पॉजिटिव चीज़ तो देखते हैं कि ठीक है हमें बहुत फैसिलिटीज़ मिल गई, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स पे भी ये काफ़ी डिस्कस करते हैं, ड्रॉबैक्स के बारे में भी हमें बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनकी फर्स्ट राइटिंग, मेमोरल वर्सेस टू वर्ड्सवर्थ। मेमोरल वर्सेस टू वर्ड्सवर्थ, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1815। ये पब्लिश हुई थी 1815 में। इट इज़ एन एलिजी, ये एक एलिजी है, शोक गीत है। एंड ही प्रेसेस वर्ड्सवर्थ एबिलिटी टू सिंपथाइज द नेचर एंड टू इवोक फीलिंग टू पोइट्री। तो प्रेस करते हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक नेचर के पोएट है, वो नेचर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, वैसे ही प्रेसेस वर्ड्सवर्थ एबिलिटी टू सिंपथाइज द नेचर। तो उनकी एबिलिटी के बारे में, उनके बारे में प्रेस करते हुए, तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि बहुत ही वो सिंपथाइज नेचर की तरफ थे, एंड टू एवोक फीलिंग्स इन पोइट्री, और जिसके वजह से वो हमारी फीलिंग्स जो पोइट्री की तरफ होती है उनको जगाते हैं। एंड ही आल्सो कंपेयर वर्ड्सवर्थ टू अदर ग्रेट पोएट्स, बायरन एंड गोथे। तो वो दो अदर ग्रेट पोएट्स हैं, उनके साथ भी इनका कंपैरिजन करते हैं, जो है बायरन एंड गोथे। बायरन एंड गोथे, तो ये इम्पोर्टेंट, जितना भी इम्पोर्टेंट है वही आपको दिया जा रहा है, बहुत सारा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है। तो हमारी ये थियरी है कि लर्न लेस एंड गेट मोर। तो जितना कम पढ़ के भी बहुत अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, तो लर्न लेस एंड गेट मोर। तो क्वेश्चन आ रखा है लास्ट इसके पेपर में, डिस्कस कर लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था इन मेमोरियल वर्सेस मैथ्यू अर्नोल्ड पेज ट्रिब्यूट टू 3 ग्रेट पोएट्स। तो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है 3 ग्रेट पोएट्स को इन मेमोरियल वर्सेस में। ग्रेट पोएट्स हु आर दे, तो कौन कौन है? तो देखो सीधी बात है, एक तो वर्ड्सवर्थ खुद ही, जो वर्ड्सवर्थ उन्होंने लिखा है मेमोरियल वर्सेस टू वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ खुद ही है, उनको ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं। दूसरा है बायरन, एंड द नेक्स्ट वन इज गोथे। तो ये 3 हो गए ना, 1 1 2 3। तो इन तीनों को इसमें ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। द नेक्स्ट वर्क इज Empedocles on Etna. Empedocles on Etna. It was published in 1852. ये publish हुआ था. It is based on the legend concerning to death of Greek philosopher and statesman Empedocles. तो ये Empedocles जो ग्रीक फिलोसफर एंड स्टेटमेंट है उनके बारे में इसमें बोलते हैं। Empedocles is portray in this is a man who Empedocles is portray in this a man who no longer feels joy, consider himself useless। तो कभी भी वो अपने आप को खुशी महसूस नहीं करते, कभी उनको खुशी नहीं होती। कंसिडर हिमसेल्फ यूजलेस, अपने आप को यूजलेस समझते हैं, इंटेलेक्चुअली भी यूजलेस समझते हैं, पॉलिटिकली यूजलेस समझते हैं, एंड प्लान्स टू कमिट सुसाइड, और वो प्लान करते हैं कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। ये और मैंने जैसे बताया कि आइसोलेशन
ज़्यादा है, लोनलीनेस ज़्यादा है इनकी जो राइटिंग्स में हम देखते हैं। तो इसमें भी जो MP डगलस है वो अपने आप को यूज़लेस समझते हैं कि कोई काम का नहीं हूँ मैं, मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए, मैं तो इंटेलेक्चुअली, पॉलिटिकली हर तरह से मैं कोई काम का नहीं हूँ। एंड ग्रीक फिलोसोफर MP डगलस एंड देयर आर 2 फ्रेंड्स ऑफ हिम who try to left him or try to convince him that the life is worth living। तो उनके जो दोस्त है वो उनको मोटिवेट करते हैं कि भैया जीना ज़रूरी है लाइफ में, लाइफ इज़ ए वर्थ लिविंग है, कि भाई हाँ ज़रूरी है, जी के तो देखो तभी तो पता चलेगा कि जीवन क्या है। जीवन का अंत करना बहुत इजी है, जीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो जी जाए वही सिकंदर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट राइटिंग टू मार्गुराइट कंटिन्यूड, टू मार्गुराइट कंटिन्यूड, इट वाज पब्लिश्ड इन 1852। ये पब्लिश हुआ था। इन दिस अर्नोल्ड कंपेयर ह्यूमन टू आइलैंड एंड सजेस्ट। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो कंपेयर कर रहे हैं इंसान को एक आइलैंड से। अब इंसान और आइलैंड का देखो क्या कंपैरिजन किया है, इतना बढ़िया। इंसान को किससे कंपेयर करें, आइलैंड से। एंड सजेस्ट हाउ डिस्टेंट वी आर फ्रॉम वन अनदर। तो बोलते हैं कि देखो यार वो आइलैंड और हम लोग कितना अलग अलग है, अब होना ही है, आइलैंड और हम तो अलग अलग ही है। एंड जॉन डॉन वाज टॉक्ड अबाउट द फेमस लाइन नो मैन इज़ एन आइलैंड। तो जॉन डॉन की एक फेमस लाइन थी, नो मैन इज़ एन आइलैंड। उसके बारे में बोलते हैं इन हिज फेमस वर्क कॉल्ड डिवोशन अपॉन एमरजेंट ओकेशन, डिवोशन अपॉन एमरजेंट ओकेशन। तो ये फेमस लाइन आपको याद रखनी है। इन्होंने भी आइलैंड से ही कंपेयर किया था, इसीलिए ये याद रखना है। एंड मैथ्यू अर्नोल्ड हैज़ टेकन दिस पर्टिकुलर लाइन। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी यही लाइन ली है, नो मैन इज़ एन आइलैंड, एंड हैज़ रेस्पॉन्डेड टू दैट बाय सेइंग दैट वी ऑल आर लाइक आइलैंड्स। और इसी को उन्होंने रेस्पॉन्ड करते हुए इसी बात पे कि नो मैन इज़ एन आइलैंड, उन्होंने बोला है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है वी ऑल आर लाइक आइलैंड्स। तो हम तो सारे आइलैंड की तरह ही हैं, इन्होंने ये बात बोली है। तो क्या जॉन डन ने अपनी राइटिंग में डिवोशन अपॉन एमरजेंट में बात कही थी कि नो मैन इज़ एन आइलैंड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने उसके रेस्पॉन्ड में, उसके प्रतिक्रिया में कहा कि वी ऑल आर लाइक आइलैंड्स। एंड इन दिस पोएम द स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर ऑफ कनेक्शन विच मॉडर्न सोसाइटी लैक। तो जो मॉडर्न सोसाइटी जो एक्सप्रेशन लैक कर रही है, डिज़ायर ऑफ कनेक्शन लैक कर रही है, उसके बारे में बात करते हैं। ही सेज दैट साइंस हैज़ गॉन सो लॉन्गर दैट वी नो लॉन्गर बिलीव एंड फेथ इन गॉड। तो साइंस इतनी तरक्की कर रही है कि आज हम भगवान के ऊपर विश्वास करना ही छोड़ रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर लाइक आइलैंड, और जिसके वजह से हम सारे एक आइलैंड की तरह ही रह गए हैं। Okay, and John Donne said no man is an island. Matthew Arnold said every man is like an island in response to John Donne। ये लाइन आपको याद रखनी है, कौन सी राइटिंग में बात कही थी वो आपको याद रखना है कि जो इम्पोर्टेंट होता है देखिए वो ही इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारा ना पढ़ के जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वही। और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तो इसमें एक नेक्स्ट वर्क करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द स्कॉलर जिप्सी, द नेक्स्ट वर्क इज़ द स्कॉलर जिप्सी। इट वॉज पब्लिश इन 1853, ये पब्लिश हुआ था 1853 में। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लैनविल्स। तो ये स्टोरी जो जोसेफ ग्लैनविल्स की है उसके ऊपर बेस्ड है। द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, the vanity of dogmatizing, and in the story there is a man Joseph Glanville। और जो ये स्टोरी है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, इसमें एक आदमी है जिसका नाम है जोसेफ ग्लैनविल हु लीव द ऑक्सफोर्ड। तो जो ऑक्सफोर्ड को छोड़ देता है। ही सेज दैट एजुकेशन गिवन बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ नॉट सो ग्रेट। तो जो एजुकेशन ऑक्सफोर्ड दे रहा है भैया वो अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस
it is talking away as from humanity and thus we joined the band of gypsy. तो बोलता है कि ये तो हमें इंसानियत से दूर लेके जा रहा है, इसीलिए मैंने तो भाई ज्वाइन कर लिया. जो बैंड ऑफ जिप्सी होता है ना, इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, उनको मैंने ज्वाइन कर लिया. तो स्कॉलर जिप्सी मतलब मैं ये चीज़ें छोड़ के मैंने तो उनको ज्वाइन कर लिया. तो क्वेश्चन आया था इसमें नो थाउ. द क्वेश्चन इज no thou has not felt the lack of horse, for what bears out the life of mortal man, this that repeated shock again and again exhausts the energy of strongest soul and numb the electric powers. Who does the poet address here? तो किसको एड्रेस कर रहे हैं? आंसर इज स्कॉलर जिप्सी को एड्रेस करते हुए ये बोल रहे हैं. तो ये था स्कॉलर जिप्सी. द लास्ट वर्क हम करते हैं आगे. आज हम 5 वर्क्स इनके करेंगे, कल 5 करेंगे क्योंकि 10 वर्क्स है. वीडियो बनना बहुत लेंथी बन जाएगी, फिर आप बोर फील करोगे. तो नेक्स्ट वर्क करते हैं सौरभ एंड रुस्तम. बचपन में हमने पढ़ा था, मूवी भी थी इसके ऊपर, सौरभ एंड रुस्तम के ऊपर. तो सौरभ एंड रुस्तम स्टार्ट करते हैं. सौरभ एंड रुस्तम. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1853. ये पब्लिश हुई थी 1853 में. इट इज़ ए नरेटिव पोएम. नरेटिव मतलब कोई स्टोरी सुना रहा है, नरेट कर रहा है इसको, तो ये एक नरेटिव पोएम है. एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए पर्सन एपिक कॉल्ड शहनमा. तो ये एक पर्शियन एपिक, सॉरी पर्सन एपिक नहीं है, पर्शियन एपिक जो है उस पर ये लिया गया है, जिसका नाम है शहनमा. शहनमा. एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पर्शियन एपिक. तो आपको याद रखना है, पर्शियन है, पर्सन नहीं है, पर्शियन एपिक शहनमा. एंड द स्टोरी इज सिंपल. देर इज़ ए फादर एंड सन एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज शोन इन द पोएम. तो स्टोरी बड़ी सिंपल है. एक बेटा है और दोनों के रिलेशनशिप इसमें दिखाए गए हैं. फादर नेम इज़ रुस्तम. तो रुस्तम जो है वो फादर है. एंड द सन इज सौरभ. तो सौरभ कौन है? जो उसका बेटा है. सौरभ उसका रुस्तम का बेटा है. एंड सौरभ इज सर्चिंग फॉर हिज फादर सिंस चाइल्डहुड. सौरभ क्या है? बचपन से ही अपने पिता को ढूंढ रहा है. सिंस हिज फादर रुस्तम डिसअपीयर्ड व्हेन सौरभ वाज ए किड. तो जो उसके फादर थे वो बचपन में ही गायब हो गए थे जब वो एक छोटा सा बच्चा था. फ्यू ईयर लेटर सौरभ एंड रुस्तम कम फेस टू फेस. थोड़े दिनों के बाद में वो दोनों आमने सामने आए. व्हेन सौरभ बिकेम ए वॉरियर इन टाटर आर्मी. तो जब सौरभ एक वॉरियर बना किसमें? टाटर आर्मी में. एंड रुस्तम बिकेम, और रुस्तम कौन थे? रुस्तम बिकेम चीफ लीडर ऑफ पर्शियन आर्मी. तो रुस्तम बने चीफ लीडर कहाँ के? पर्शियन के आर्मी के. पर्शियन आर्मी. एंड नाउ टाटर एंड पर्शियन हैव ए बैटल. तो दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था विथ ईच अदर. एंड इन दैट बैटल सौरभ एंड रुस्तम फाइट अगेंस्ट ईच अदर. और इस बैटल में दोनों की सेनाएं आपस में लड़ रही थी, वो दोनों भी आपस में लड़ रहे थे. सो रुस्तम वुंड्स सौरभ. तो रुस्तम ने सौरभ को घायल कर दिया. एंड किल हिम, और उसे मार दिया. बिफोर डाइंग, जब वो मरने वाला था, सौरभ टेल्स अबाउट हिज ओन बर्थ. एंड एट दैट मोमेंट रुस्तम, तो जब वो मरने वाला था सौरभ, जब उसने अपने बचपन के बारे में, अपने पैदाइश के बारे में उसे बताया. एंड एट दैट मोमेंट रुस्तम केम टू नो दैट ही हैज़ किल्ड हिज ओन सन. और उस वक्त उसे पता चला कि उसने अपने ही बेटे को मार दिया है, उसने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया है. एंड रुस्तम गिव्स ए रॉयल फ्यूनरल टू हिज सन. तो उसके बाद में उसको बहुत ही अफसोस हुआ और उसने अपने बेटे को एक बहुत ही शाही फ्यूनरल दिया. तो ये था सौरभ एंड रुस्तम के बारे में. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है. लिस्ट ऑफ पोएम्स दिए गए हैं. सौरभ एंड रुस्तम लिस्ट ऑफ पोएम्स में है. एंड 1 लाइन ऑफ प्लॉट. तो जो एक प्लॉट की 1 लाइन दी गई है, पोएम की 1 लाइन दी गई. तो आपको ये पहचानना है कि सौरभ एंड रुस्तम की वो लाइन कौन सी है. तो लाइन कौन सी है? ए टेल ऑफ फादर हु इनएडवर्टेंटली डिस्ट्रॉय हिज सन. तो यही है ना, इसमें भी उसने भी बिना जाने पहचाने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया था. तो ये इसकी स्टोरी है. तो आपको टिक करना है
लिस्ट ऑफ पोएम्स में सौरभ एंड रुस्तम जब भी दिखे कि ये स्टोरी है एक बाप और बेटे की, जो बाप अपने ही बेटे को गलती से मार देता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल की वीडियो में हम आगे करेंगे ब्लैडर डेड और थायरोसिस और इनके जो अदर राइटिंग्स है मैथ्यू अर्नोल्ड की, कल की वीडियो में हम करेंगे। तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा मटेरियल आपको नेट का इधर ही मिल जाएगा, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टेलीग्राम लिंक में ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है उस पर आप ज़रूर जाएं और जल्द से जल्द उस पर मटेरियल अपलोड हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो और लाइक जब भी देखें आप लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो और भी हौसला मिलता है कि हाँ करना है, क्योंकि अपने टाइम शेड्यूल में से ये टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी बच्चों आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इतना तो कर ही दीजिए कि चैनल को लाइक जब भी देखें तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।